पृथ्वीपुत्र के लेखक कौन है? तो बिल्कुल प्रश्न नंबर 141 के लिए सही आंसर है विकल्प नंबर सी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पृथ्वीपुत्र के लेखक कौन है? पृथ्वीपुत्र जो निबंध संग्रह है, क्या है? निबंध संग्रह। निबंध संग्रह का मतलब जानते हैं? संग्रह मतलब होता है जहां पर बहुत सारी चीजें उपस्थित हों। अब चूंकि ये निबंध संग्रह है यानी इसमें बहुत सारे निबंध उपस्थित हैं। यह एक निबंध संग्रह है, बहुत सारे निबंध है इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। उसमें से ही एक निबंध जो पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के अंतर्गत आता है वो है राष्ट्र का स्वरूप। आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया, पृथ्वीपुत्र एक निबंध संग्रह है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जिसके अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप निबंध आता है, जो कि पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह में ही संकलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अथातो गुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की, सरदार पूर्ण सिंह की, राहुल सांकृत्यानंद की, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की? जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 142 के लिए सही आंसर है विकल्प नंबर सी, राहुल सांकृत्यानंद। कल ही हमने चर्चा की थी इस रचना के बारे में जिसका नाम है अथातो गुमक्कड़ जिज्ञासा। देखिए अर्थ क्या है? घुमक्कड़ जिज्ञासा का मतलब क्या है? जो इंसान घूमता रहता है, विचरण करता रहता है। मैंने आपको राहुल सांकृत्यानंद जी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि इन्होंने अपनी जीवन में यहां से वहां मतलब विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न देशों में घूम घूम कर इन्होंने रचनाएं लिखी हुई हैं। इनका जो जीवन था वो घुमक्कड़ जीवन था, कह सकते हैं हम कि इनका जीवन घुमक्कड़ जीवन था। क्लियर है? तो घुमक्कड़ जीवन था तो इन्होंने एक रचना लिखी अथातो गुमक्कड़ जिज्ञासा, यानी जो घुमक्कड़ व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या क्या जिज्ञासाएं होती हैं, क्या क्या जानने की जिज्ञासा होती हैं, उससे संबंधित इन्होंने एक निबंध लिखा है जिसका नाम है अथातो गुमक्कड़ जिज्ञासा। तो देखिए पहली बात तो यह है कि राहुल सांकृत्यानंद जी का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। कल के वीडियो में चर्चा की है। यदि जिस बच्चे ने ना देखा हो तो वो जरूर से जरूर वीडियोस देख लीजिए। आप वीडियोस स्किप मत करिए, गैप मत करिए, सारे वीडियोस देखते जाइए। तो अब इनकी कुछ रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। इनकी रचनाएं हैं वोल्गा से गंगा और मेरी जीवन यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यूरोप यात्रा। तो आप देख रहे हैं इनकी रचनाओं में यात्रा से संबंधित रचनाएं बहुत हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ था, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे, एक देश से दूसरे देश जाया करते थे और उसके बीच में इनका जो अनुभव होता था उसको वो अपनी रचनाओं में लिखते थे। जैसे अगर ये तिब्बत गए तो इनकी तिब्बत जाने का अनुभव कैसा रहा, इन्होंने क्या क्या देखा, उसके आधार पर इन्होंने रचना लिख दी मेरी तिब्बत यात्रा। लद्दाख गए तो इन्होंने रचना लिख दी मेरी लद्दाख यात्रा। यूरोप गए तो यूरोप यात्रा लिख दी। ठीक है, इस तरह से ये रचनाएं करते थे। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है? तो क्लियर हो गया मुझे लगता है। राहुल सांकृत्यानंद जी के बारे में आपको काफी कुछ अच्छा मैंने बता दिया है। जीवन इनका घुमक्कड़ था, इन्होंने विभिन्न स्थानों की रचनाएं लिखी हैं। बोलगा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यूरोप यात्रा, ये सभी रचनाएं आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा राहुल सांकृत्यानंद जी की। और इनका जो वास्तविक नाम था वो था केदारनाथ पांडे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न से संबंधित सारी जानकारी हमने ले ली है। अब आंसर करिए प्रश्न नंबर 143 के लिए। प्रश्न है कि दिल्ली दरबार दर्पण गद्य जो है वह किस विधा से संबंधित, यानी इसकी विधा क्या है? यह एक निबंध है, यात्रा वृतांत है, उपन्यास है, या फिर यह एक एकांकी है? आंसर करिए, आप लोग आंसर करिए अदर स्टूडेंट, जब तक मैं ये समझा देता हूं जो इनको समझ में नहीं आया। तो देखिए राहुल सांकृत्यानंद जी का जो जीवन था वो घुमक्कड़ जीवन था, यानी वो घुमक्कड़ थे या कह सकते हैं यहां से वहां घूमने का काम ज्यादा करते थे। तो इन्होंने जहां जहां पर भी गए, जैसे तिब्बत गए तो मेरी तिब्बत यात्रा इन्होंने रचना कर दी, लद्दाख गए तो मेरी ये लद्दाख यात्रा रचना कर दी। तो जहां पर भी ये जाते थे अपना जो एक्सपीरियंस होता था यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, इन्होंने रास्ते में क्या क्या चीजें देखी, क्या नया देखा, उसके आधार पर ये रचना करते थे। इसलिए इनका जीवन घुमक्कड़ जीवन माना गया है। और इनका वास्तविक जो नाम था वो राहुल सांकृत्यानंद नहीं, केदारनाथ पांडे था। इनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। ठीक है, अब इस प्रश्न का आंसर करिए। 143 के लिए सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं विकल्प नंबर
ए के लिए आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल आप सभी का एकदम सही है। दिल्ली दरबार दर्पण एक निबंध रचना है। तो हमारे प्रश्न नंबर 143 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, निबंध। अब आंसर ये करिए कि दिल्ली दरबार दर्पण के रचनाकार कौन है। आंसर करिए इनके लेखक कौन है, दिल्ली दरबार दर्पण के लेखक कौन है। तो देखिए दिल्ली दरबार दर्पण एक निबंध है और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक है। आंसर करिए कि जो आपके विकल्प में लेखक दिए गए हैं उनमें से कौन है जो युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। जल्दी से आंसर करिए युग प्रवर्तक निबंध लेखक कौन है, यानी कि जिनके निबंध लेखन से उस युग में क्रांति आ गई हो। प्रवर्तक मतलब होता है जो युग में कुछ परिवर्तन लाए, उसको हम प्रवर्तक कहते हैं। या फिर युग का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लीडर होता है या युग में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला, उसको हम युग प्रवर्तक बोलते हैं। तो आंसर करेंगे सभी लोग बिल्कुल। तो देखिए प्रश्न नंबर 144 के लिए हमारा सही आंसर है युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं। इनकी एक प्रमुख रचना है, जो कुछ निबंध रचनाएं हैं, वो उनमें से है एक रसज्ञ रंजन। क्या नाम है? रसज्ञ रंजन। क्लियर है? तो रसज्ञ रंजन और कवि कर्तव्य, ये दो इनके प्रमुख निबंध हैं। ध्यान रखिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के दो प्रमुख निबंध जो मैं आपको बता रहा हूं, जो काफी फेमस रहे हैं, रसज्ञ रंजन और कवि कर्तव्य। ठीक है, ध्यान रखिए, रसज्ञ रंजन और कवि कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 145 का आंसर करेंगे सभी लोग। प्रश्न नंबर 145 का आंसर करेंगे सभी लोग। प्रश्न नंबर 145 कह रहा है कि कन्यादान निबंध के लेखक कौन है। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? आंसर करिए। मोहन राकेश हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं या फिर सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। जल्दी से आंसर करिए, कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं या फिर सरदार पूर्ण सिंह हैं। जल्दी से आंसर करिए। तो बिल्कुल कन्यादान निबंध के लेखक हैं, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। शोभित सिंह कुशवाहा, अमन गुप्ता, ब्रजराज मिश्रा, राहुल शर्मा, कन्हैया शर्मा, गायत्री दुबे। बिल्कुल बेटा, अमन गुप्ता, अखिलेश गुप्ता, सचिन यादव। बिल्कुल बेटा। तो देखिए कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। बिल्कुल सही आंसर है, सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है कन्यादान। बिल्कुल, कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है। आंसर करिए कि मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है। आंसर करेंगे सभी बच्चे। बालकृष्ण भट्ट से है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी से है, राय कृष्ण दास से है, सरदार पूर्ण सिंह से है। तो देखिए मजदूरी और प्रेम के अलावा सरदार पूर्ण सिंह जी की कुछ रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो इनके निबंध रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कल हमने एक रचना के बारे में बात किया था, सच्ची वीरता। अगर आप लोगों को याद होगा, सच्ची वीरता एक निबंध था जिसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। और आज हमने कन्यादान निबंध के बारे में चर्चा कर ली, मजदूरी और प्रेम निबंध के बारे में चर्चा कर ली। इसके अलावा इनका एक बहुत ज्यादा फेमस निबंध है, इसका नाम है आचरण की सभ्यता। क्या? आचरण की सभ्यता इनका बहुत ज्यादा फेमस निबंध है। क्या नाम है? आचरण की सभ्यता। ओके बेटा। तो देखिए सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, इसके अलावा पवित्रता नामक नाटक भी, पवित्रता नामक निबंध भी सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखा है। बिल्कुल। तो देखिए मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, ये सभी जो निबंध हैं वो सरदार पूर्ण सिंह जी के हैं। अगला प्रश्न है भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है। आंसर करिए, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बिल्कुल, जितने भी बच्चे सी आंसर कर रहे हैं जी सुंदर रेड्डी के लिए, तो उन सभी का बिल्कुल सही है। भाषा और आधुनिकता निबंध जी सुंदर रेड्डी जी का निबंध है। और इसके अलावा कल एक और निबंध के बारे में हमने चर्चा की थी, उसका नाम था दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य।
क्या नाम था निबंध का? दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। ये जी सुंदर रेड्डी जी का निबंध है। तो इसके बारे में याद रखिए, दो निबंध हमने जी सुंदर रेड्डी जी के पढ़ लिए हैं। एक का नाम है भाषा और आधुनिकता, दूसरे का नाम है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। क्लियर है? प्रश्न नंबर 148 कह रहा है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? ये आंसर सभी बच्चों को पता होगा, मुझे पता है कि बच्चे पढ़ चुके हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। अशोक के फूल के लिए किसका निबंध संग्रह है? अशोक के फूल। सही आंसर कर रहे हैं, विकल्प डी की ओर आंसर कर रहे हैं। अशोक के फूल सभी को जानकारी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है अशोक के फूल। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेखन योग कौन सा है? अब इसके लिए सभी बच्चे आंसर करिए। प्रश्न नंबर 139 के लिए कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेखन योग कौन सा है? भारतेंदु योग है, द्विवेदी योग है, छायावाद योग है या फिर छायावादोत्तर योग है? आंसर करिए। जितने भी बच्चे यहां पर विकल्प नंबर सी के लिए आंसर कर रहे हैं एकदम सही है बेटा। तो देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेखन योग है छायावाद युग। कौन सा है? छायावाद युग। तो मैंने छायावाद युग के में बताया है, मैंने छायावाद युग के बारे में कि इसमें 4 स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। तो प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा महादेवी वर्मा। क्लियर है? इन चारों के अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आप याद रखिए छायावादी युग से संबंधित है। किससे? छायावादी युग से संबंधित है। और ये निबंधकार रहे हैं, आलोचक रहे हैं और उपन्यासकार रहे हैं। अब इनके निबंध कौन कौन से हैं? तो देखिए, अभी अभी हमने अशोक के फूल के बारे में चर्चा की है कि इनका निबंध संग्रह रहा है। इसके अलावा सबको पता है कुटज है, कल्पलता है, आलोक पर्व है, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं। अगर उपन्यास की बात करें तो बहुत ज्यादा एक फेमस उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, सभी बच्चे जानते हैं। पुनर्नवा है, चारुचंद्र लेख है, अनाम दास का पोथा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो जितनी भी रचनाएं, निबंध और उपन्यास में आपको बता रहा हूं, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एक बार स्पीड से मैं सब कुछ बता देता हूं। इनके जो निबंध हैं, कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, और इनका उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख और अनाम दास का पोथा। तो इसको नोट डाउन करिए। मैं अभी आपको बताऊंगा, ये ललित निबंध में 3 मुनि माने जाते हैं, त्रयी माने जाते हैं, यानी 3 हमारे हिंदी साहित्य के लेखक हैं जो ललित निबंध से संबंधित हैं। उनके बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, राहुल सांकृत्यानंद हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं या फिर वृंदावन लाल वर्मा है? जल्दी से आंसर करें। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का एक निबंध है गेहूं और गुलाब। इसके अलावा अगर हम बात करें रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जो अन्य रचनाएं हैं, उनमें से कुछ रचनाएं हैं पतितों के देश में, माटी की मूर्तें। ये 2 रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गेहूं और गुलाब के अलावा पतितों के देश में और माटी की मूर्तें, ये जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाओं में से है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गेहूं और गुलाब में यदि आपसे गेहूं के बारे में पूछा जाए कि गेहूं किस चीज के लिए, किस चीज का द्योतक है, यानी किस जो गेहूं और गुलाब है उसमें गेहूं किसका द्योतक है, तो मैंने आपको बताया था कि आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण का द्योतक जो है वो गेहूं है और गुलाब सांस्कृतिक दृष्टिकोण का द्योतक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा आज का प्रश्न है, तो आपने रामवृक्ष बेनीपुरी की गेहूं और गुलाब, पतितों के देश में और माटी के मूर्तें, ये रचनाएं आपने नोट डाउन कर ली होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर गुलाब राय हैं? चिंतामणि के रचनाकार, जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। प्रश्न नंबर 145 में पूछा गया था कि कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? तो देखिए, कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। और इसके बाद
प्रश्न नंबर 146 में भी मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध भी सरदार पूर्ण सिंह जी से था। और यहां पर मैंने आपको बताया था, इसके अलावा सरदार पूर्ण सिंह जी की रचनाएं हैं सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, कन्यादान और मजदूरी और प्रेम। ये सभी रचनाएं मैंने सरदार पूर्ण सिंह जी की बता दी थी। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 145। तो देखिए, चिंतामणि के रचनाकार सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चिंतामणि की गद्य विधा कौन सी है? प्रश्न में पूछा गया है कि चिंतामणि की गद्य विधा कौन सी है। आंसर करिए सभी लोग, चिंतामणि की गद्य विधा कौन सी है? तो चिंतामणि की गद्य विधा है निबंध। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। यह एक निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल जी का। तो निबंध संग्रह मैंने बता दिए, जहां पर बहुत सारे निबंध एक साथ उपस्थित हों तो उस चीज को हम निबंध संग्रह बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। तो ये भी आंसर सभी लोग कर देंगे। चिंतामणि है, अतीत के चलचित्र है, भाग्य और पुरुषार्थ है या पथ के साथी है। तो आंसर करिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह। सभी बच्चे आंसर करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह। जितने भी बच्चे यहां पर ए चिंतामणि के लिए आंसर कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह है चिंतामणि। तो अब आंसर करिए, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, पथ के साथी किसकी रचना है? जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। अतीत के चलचित्र और पथ के साथी किसकी रचना है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि बच्चों का आंसर आता क्या है। अतीत के चलचित्र और पथ के साथी, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। अतीत के चलचित्र और पथ के साथी के लिए सभी बच्चे बिल्कुल महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। अब आंसर करिए भाग्य और पुरुषार्थ के लिए। भाग्य और पुरुषार्थ किसकी रचना है? 4 विकल्प हैं, चारों रचनाएं हमें पता होना चाहिए। जल्दी से आंसर करिए, भाग्य और पुरुषार्थ किसकी रचना है? भाग्य और पुरुषार्थ किसकी रचना है? कि भाग्य और पुरुषार्थ जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी को क्लियर है, भाग्य और पुरुषार्थ जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। क्लियर है बेटा? तो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, चारों रचनाएं हमने चर्चा कर ली है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, अतीत के चलचित्र और पथ के साथी दोनों ही रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं, भाग्य और पुरुषार्थ जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, सन्नाटा के लेखक के लिए आंसर करिए। सन्नाटा के लेखक कौन है? सन्नाटा के लेखक कौन है? आंसर करिए, सन्नाटा के लेखक कौन है? जितने भी बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, जितने भी बच्चे अज्ञेय जी के लिए आंसर कर रहे हैं, सन्नाटा के लिए अज्ञेय जी का आंसर कर रहे हैं, जितने बच्चे एकदम सही है आप लोगों का। तो देखिए, सन्नाटा के जो लेखक हैं वो हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम जानते हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, बहुत बड़ा नाम है। सन्नाटा के लेखक हैं अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसमें काफी बच्चों के बिल्कुल, तो सन्नाटा के लेखक हैं अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? आंसर करिए सभी लोग। तो देखिए, त्रिवेणी जो है वो निबंध विधा की रचना है। सभी लोगों ने सही आंसर किया है। विकल्प नंबर 1 के लिए आंसर किया है निबंध। तो बिल्कुल त्रिवेणी निबंध विधा की रचना है। और किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? आंसर करिए, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? आज हमने इस रचना के बारे में चर्चा कर ली है पहले भी। तो आंसर करिए कि अब ये किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, संस्मरण है या फिर रेखा चित्र है? आंसर करिए मजदूरी और प्रेम के लिए सभी लोग। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह जी का एक निबंध है। क्या है? निबंध है। जितने भी बच्चे सरदार पूर्ण सिंह और निबंध के लिए आंसर कर रहे हैं सभी का सही है। मजदूरी और प्रेम एक निबंध रचना है, तो ध्यान रखिएगा, मजदूरी और प्रेम निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। आगे बढ़ते हैं, मजदूरी और प्रेम जो है वो सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। तो अब आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 157 के लिए, बेईमानी की परत के लेखक कौन है? कल भी ये प्रश्न आया था, आज भी ये प्रश्न आया है। बेईमानी की परत के लेखक, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। बेईमानी की परत के लेखक कौन हैं? तो जितने भी बच्चे
हरिशंकर परसाई के लिए आंसर कर रहे हैं, एकदम सही है। बेईमानी की परत जो रचना है वो हरिशंकर परसाई जी की है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कल हमने इनकी एक और रचना के बारे में चर्चा की थी, निंदा रस। एक निंदा रस नामक निबंध है, वो भी हरिशंकर परसाई जी। बिल्कुल बेटा, तो हरिशंकर परसाई की रचना है बेईमानी की परत। इसके अलावा निंदा रस निबंध भी याद रखिएगा, हरिशंकर परसाई का है। अगला हमारा प्रश्न है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, किस निबंध संग्रह से लिया गया है? धरतीपुत्र, पृथ्वीपुत्र, राष्ट्र चेतना या सांस्कृतिक गौरव? आज ही मैंने आपको इस प्रश्न का सार बताया था और मैंने कहा था याद रखिएगा, ये मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा। तो बताइए, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? पृथ्वीपुत्र के लिए आंसर कर रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल सही है। मैंने आज ही आपको बिल्कुल दूसरे प्रश्न में या पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के अंतर्गत आता है। मैंने बताया था कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जो निबंध संग्रह है उसका नाम है पृथ्वीपुत्र और उसके अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है। यानी कि जो राष्ट्र का स्वरूप निबंध है वो पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह से ही लिया गया है, तो मैंने ये बताया था। इसके अलावा मैंने एक और निबंध बताया था इनका, जिसका नाम है कल्प वृक्ष। तो 3 निबंध हमने आपसे चर्चा की थी, तो ये क्लियर हो गया ना। राष्ट्र का स्वरूप निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? आंसर करिए, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? जितने भी बच्चे केदारनाथ सिंह विकल्प बी के लिए आंसर कर रहे हैं, जो निबंधकार नहीं है, बिल्कुल आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि निबंधकार जो नहीं है, तो केदारनाथ सिंह हमारा सही आंसर है। अब क्यों नहीं है निबंधकार? तो देखिए मैं आपको बताऊं, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ रॉय और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपके ललित निबंध के 3 त्रयी माने जाते हैं, त्रिमुनि माने जाते हैं ललित निबंध के। एक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे हैं विद्यानिवास मिश्र, तीसरे हैं कुबेर नाथ राय। बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ललित निबंध के त्रयी माने जाते हैं विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध, प्रमुख निबंध में से आप लोग जानते हैं अशोक के फूल है, बहुत ज्यादा प्रमुख है। इसके अलावा विद्यानिवास मिश्र जी का एक बहुत ज्यादा प्रमुख निबंध है जिसका नाम है चितवन की छाह है। क्या नाम है? चितवन की छाह है। तो मैंने बताया कि विद्यानिवास मिश्र जी की एक प्रमुख निबंध ललित निबंध रचना है। ललित निबंध, ध्यान दीजिएगा, ललित त्रयी माने जाते हैं। ललित निबंध लिखने वाले 3 बहुत ही प्रमुख हिंदी साहित्य के लेखक माने जाते हैं, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ रॉय और हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यानिवास मिश्र जी की रचना जो आप कॉपी में नोट करिए वो है चितवन की छाह। कुबेर नाथ रॉय जी की रचनाएं हैं प्रिय नीलकंठी और कामधेनु। 2 रचनाएं इनकी लिख लीजिए। कुबेर नाथ राय की 2 रचनाएं लिख लीजिए, प्रिय नीलकंठी और कामधेनु। ये दोनों ही उनके ललित निबंध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आप लोग जानते हैं अशोक के फूल। तो मैंने तीनों ही जो विद्यानिवास मित्र हैं उनकी रचना बताई है चितवन की छाह, यह एक ललित निबंध है। कुबेर नाथ रॉय की बताई है प्रिय नीलकंठी और कामधेनु, ये भी इनकी ललित निबंध रचना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मैंने बता दी अशोक के फूल, ये भी इनका एक ललित निबंध है। तो ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये तीनों ही लेखक ललित निबंध के त्रिमुनि या फिर ललित निबंध के त्रयी माने जाते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी में बढ़िया सा कॉलम बना के अच्छी राइटिंग में आप उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, ललित निबंध के त्रयी। नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 विद्यानिवास मिश्र, नंबर 3 कुबेर नाथ रॉय। विद्यानिवास मिश्र की रचना चितवन की छाह है, कुबेर नाथ रॉय की रचना है प्रिय नीलकंठी और कामधेनु, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना आप लोग जानते हैं अशोक के फूल। क्लियर है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? प्रश्न है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है, यानी किस विधा की रचना है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये किस विधा की रचना है? रत्न है। तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह एक निबंध है, विकल्प का सही है। और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक प्रमुख निबंध है।
ये बहुत ज्यादा फेमस रचना है, अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ी हो, कुछ बच्चों ने शायद सिलेबस में पढ़ी हो, शायद मुझे याद है कि शायद क्लास 10th में ये हमारा चैप्टर था, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और इसमें क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बताया है कि जो भारत की अगर उन्नति करनी है, भारतवर्ष की, भारत देश की उन्नति करनी है, तो उसके लिए हमें कुरीतियों को और अंधविश्वासों को त्यागना पड़ेगा। जो कुरीति होते हैं और अंधविश्वास होते हैं उनको त्यागना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इन्होंने एकता पर बल दिया और इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे हमें ज्ञान में वृद्धि हो। उन्होंने कहा है अच्छे अच्छे खेल होने चाहिए, खेल खेलने चाहिए, जिससे इनका कहना था कि ये चाहते थे कि भारत की हर एक क्षेत्र में उन्नति हो, इसलिए इन्होंने यह निबंध लिखा है, सारी बातें उसमें कही हैं। इन्होंने कहा है कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का बिल्कुल बहिष्कार किया है। इन्होंने कहा है स्वदेशी अपनाइए, चाहे कोई भी वस्तु हो स्वदेशी वस्तु यूज कीजिए और स्वदेशी भाषा का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। इसको आप IMP इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए इस साल के पेपर के लिए। और यह एक निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का।